नमस्कार। तो फिजिक्स की अगली क्लास लेकर के मैं रामू कुमार गिरी आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। हमारा चैनल है टारगेट विद आरके जी, जिस पर आप फिजिक्स की रेगुलर क्लास लगातार देख पाओगे और उम्मीद है कि अच्छे से अच्छा आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। तो आइए अगली क्लास में हम आज देखते हैं परावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक वैद्युतशीलता। क्या देखेंगे? परावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक वैद्युतशीलता। इसको क्या कहते हैं? परावैद्युतांक को इंग्लिश में कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर रिलेटिव परमिटिविटी परावैद्युतांक को के से रिप्रेजेंट करते हैं और जो परावैद्युतांक के होता है उसी को हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट आर भी कहते हैं। तो इस क्लास के अंतर्गत हमने इसका वर्णन पिछले क्लासों में कूलाम के नियम के अंतर्गत किया है। आज यहाँ पर हम देखेंगे कि रियल में होता क्या है और इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी यानी आपेक्षिक वैद्युतशीलता भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं परावैद्युतांक क्या होता है। कूलाम के नियम के अनुसार अगर दो स्थिर आवेश Q1 और Q2 हैं तथा इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए क्या है? r है और इनके बीच वायु या निर्वात है। इनके बीच का जो मीडियम है वो या तो एयर है या वैक्यूम है, या तो वायु है या क्या है, या वैक्यूम यानी निर्वात है। तो माना दो आवेश जिनके बीच की डिस्टेंस, माना दो आवेश Q1 तथा Q2 है। इसमें भाषा अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। माना दो आवेश Q1 तथा Q2 है जिनके बीच की दूरी स्मॉल r तथा उनके बीच उपस्थित माध्यम वायु है। तो कूलाम के नियम के अनुसार इन आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा उसका रिप्रेजेंटेशन हम Fa से करेंगे। Fa का मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर का मतलब जब एयर में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो Fa इक्वल टू क्या बनेगा? कूलाम के नियम के अनुसार 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। लेकिन यहाँ पर एक के नहीं डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पिछली क्लास में आपको बताया है कि निर्वात तथा वायु के लिए जो के होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अदर मीडियमों के लिए के का मान 1 से बड़ा होता है, जबकि मेटल के लिए यानी धातु के लिए के का मान इन्फिनिटी यानी अनंत होता है। तो यहाँ पर के का मान हो जाएगा क्योंकि इन चार्जों के बीच में जो माध्यम है वो वायु है। इसको हम चाहें तो क्या मान सकते हैं? इसको हम देखिए भाई समीकरण 1 मान सकते हैं। अब यही आवेश है, वही आवेश है जिसे पहला Q1 है, दूसरा क्या है Q2। इनके बीच की डिस्टेंस भी वही है, लेकिन इनके बीच केवल माध्यम बदल दिया जाए। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा माध्यम रखा जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो? के हो। मान लीजिए तुमने कांच की स्लैब रख दी, कांच का एक गुटका रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए क्या है? के है। अब देखिए इन आवेशों के बीच में जो कूलाम के नियम के अनुसार फोर्स लगेगा वो कितना फोर्स लगेगा? F इक्वल टू 1/4πε0 के। इस बार के लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है हमने जिस माध्यम को इन आवेशों के बीच रखा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? के है, यानी उसका परावैद्युतांक क्या है? के है। तो 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपान r²। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 2। अब एक बात थोड़ा गंभीरता पूर्वक समझना, एप्सिलॉन के को अगर देखा जाए तो सीधे क्या कहते हैं? एप्सिलॉन के को एप्सिलॉन r कहते हैं। एप्सिलॉन के ही जो होता है यही एप्सिलॉन r है। यही क्या है? यही रिलेटिव परमिटिविटी है, मतलब आपेक्षिक वैद्युतशीलता है। इसको हम समीकरण क्या मान लें? 3 मान लें। अब देखिए अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर इस फोर्स को Fm से लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि
एम का मतलब है मीडियम। देखिए ए का मतलब क्या था, दोनों आवेशों के बीच एयर थी, और एफ एम का मतलब क्या है, दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम उपस्थित हो चुका है वायु और निर्वात को छोड़कर। वायु और निर्वात को छोड़कर कोई भी माध्यम यहाँ पर उपस्थित यानी प्रेजेंट हो चुका है, इसलिए अब जो फोर्स लगेगा वो मीडियम उपस्थित होने पर फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स को हम एफ एम से लिखेंगे। आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 को डिवाइड करेंगे किससे, समीकरण 2 से। तो अगर 1 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो देखिए भाई एफ ए को किससे डिवाइड करेंगे, एफ एम से डिवाइड करेंगे। ये क्या हो जाएगा, जब दो समीकरणों का डिवाइडेशन करते हैं तो बाएं पक्ष को हम बाएं पक्ष से डिवाइड करते हैं और दाहिने पक्ष को हम दाहिने पक्ष से डिवाइड करते हैं। तो इसका दाहिना पक्ष क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, माफ कीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसको किससे डिवाइड किया जाएगा, इसका दाहिना पक्ष देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, देखिए क्या बचेगा, एफ ए अपान एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो अपान का टोटल के अपान का के बचा है मल्टीपल में ऊपर आ जाएगा, तो अपान बराबर में क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ये के क्या होता है, के क्या होता है, दो आवेशों के बीच वायु में जितना बल लग रहा हो उन्हीं आवेशों के बीच मीडियम रखने पर जितना बल लगे। तो वायु वाले बल को मीडियम वाले बल से अगर हम भाग दे दें तो जो हमें रेशियो प्राप्त होगा उसे ही के कहते हैं। बेसिक आइए समझते हैं। जैसे दो आवेश हैं Q1 और Q2, दो आवेश क्या हैं, Q1 और Q2, इनके बीच वायु प्रेजेंट होने पर मान लीजिए 20 न्यूटन का फोर्स लगता है। कितना लगता है, जब इनके बीच दोनों आवेशों के बीच माध्यम वायु है तब इनके बीच 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। जैसे ही हम कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम इनके बीच में प्रेजेंट करेंगे वैसे ही इनके बीच का बल जो होता है वो के टाइम्स कम हो जाता है, यानी के गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मान लीजिए हमने इनके बीच कांच का गुटका रख दिया, Q1 और Q2 के बीच कांच का गुटका रख दिया। जब कांच का हमने इनके बीच गुटका रखा तो हुआ का जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था, हुआ क्या, इनके बीच बल घट गया। मान लीजिए बल घटकर हो गया 5 न्यूटन। कितना हो गया, 5 न्यूटन। तो अब आप स्वयं बता सकते हो कि बल कितने गुना कम हो गया है, यानी 4 गुना कम हुआ। क्यों, क्योंकि अगर पहले वाले बल को हम बाद वाले बल से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा हमें 4 प्राप्त होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो बल है वो इस समय पहले वाले बल का कितने टाइम्स कम हो चुका है, 4 टाइम्स कम हो चुका है। तो जैसे मान लीजिए दो आवेशों के बीच 10 न्यूटन का बल लग रहा है, दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। उनके बीच तुमने कोई ऐसा मीडियम प्रेजेंट कर दिया जिसने बल घटाकर 5 न्यूटन कर दिया, बल घटाकर क्या कर दिया, 5 न्यूटन कर दिया। तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, 2 होगा। यानी उसने बल को क्या कर दिया है, 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स कम कर दिया है, यानी आधा कर दिया है। तो हम वायु वाले फोर्स को अगर मीडियम वाले फोर्स से डिवाइड करेंगे तो हमको मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता हो जाता है। आइए इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस सच दैट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम बेसिक बता देते हैं आपको। दरअसल पिछला हमने जो कूलाम का नियम पढ़ा, तो कूलाम के नियम में हमें 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में बल को बताया गया है, लेकिन मल्टीपल चार्ज के बारे में नहीं बताया गया है। मल्टीपल चार्ज का मतलब अगर अनेक आवेश एक साथ रखे हों तब उनके बीच किसी एक आवेश पर कितना बल लगेगा, ये हमें कूलाम का नियम नहीं बताता है, ये हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है। कौन बताता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए माना कोई निकाय, इसमें आपको भाषा लिखना होगा कि माना कोई निकाय माने भाई समूह होता है, निकाय माने समूह होता है। समूह का मतलब जैसे कोई वस्तु है वो कई छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है, तो छोटे छोटे टुकड़ों को हम एक प्रकार से समूह मान सकते हैं। तो मान लीजिए कोई निकाय है, वो कई आवेशों से मिलकर बना है, जिसके कुछ आवेश इस प्रकार है। जैसे कोई चार्ज Q1 है, ये कोई चार्ज Q2 है, और ये कोई चार्ज Q3 है, ये कोई चार्ज मान लीजिए Q4 है, ये कोई चार्ज
मान लीजिए Q5 है और ये कोई चार्ज आपका इसी प्रकार Qn है मान लीजिए। अब इसमें समझिए भाषा क्या लिखोगे, लिखोगे माना कोई निकाय स्मॉल n कणों से, क्योंकि हमने n पार्टिकल तक कण माने हैं। जैसे नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 सो ऑन n पर 2 तक, तो लिखोगे माना कोई निकाय स्मॉल n कणों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरियां क्रमशः इस प्रकार हैं। जैसे मान लीजिए दूसरे से पहले कण के बीच की दूरी का अगर हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं R21, यानी दूसरे और पहले आवेश के बीच की दूरी, 2 से 1 की दूरी, तो 2 से 1 की दूरी। ये दूसरा आवेश है, ये माफ कीजिएगा ये तीसरा आवेश है, ये तीसरे से पहले आवेश के बीच की दूरी R31, इस दूरी को R41, इस दूरी को R51 और इस दूरी को इस दूरी को R51 और ये n-वा कण है तो इस दूरी को Rn1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रत्येक आवेश इस Q1 वाले आवेश पर एक बल लगाएगा। प्रत्येक आवेश क्या करेगा, कूलाम के नियम के अनुसार तुमने पढ़ा है दो स्थिर आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है, तो एक बल Q2 और Q1 के बीच लगेगा। इसी प्रकार एक बल Q3 और Q1 के बीच लगेगा। इसी प्रकार एक बल Q4 और Q1 के बीच लगेगा। इसी प्रकार Q5 और Q1 के बीच, इसी प्रकार Qn और Q1 के बीच एक बल लगेगा। तो हमको अगर निकालना है कि Q1 पर कितना बल लगेगा। अच्छा, जैसे Q1 पर बहुत सारे बल लग रहे हैं उसी प्रकार भाई हर एक आवेश पर बहुत सारे बल लग रहे हैं। इसी प्रकार Q2 पर भी इतने बल लग रहे होंगे। Q2 पर एक Q3 बल लगाएगा, एक Q4 लगाएगा, एक Q5 लगाएगा, एक Qn लगाएगा। इसी प्रकार Q4 पर भी बहुत सारे बल लगेंगे, एक Q1 लगाएगा, एक Q2 लगाएगा, Q3 लगाएगा, Q5, मतलब हर किसी एक आवेश के लिए हम ये ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने माना है कि Q1 आवेश पर हम लगने वाले सभी बलों का सदिश योग देखेंगे कितना होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंतर्गत। तो इसमें भाषा थोड़ी लिख लेना आप लोग, हम बता देंगे अभी। और अब देखिए मान लीजिए पहले और दूसरे आवेश के बीच का जो बल है, ये मान लीजिए पहले आवेश पर लग रहा है, पहले आवेश पर लग रहा है, लगा कौन रहा है, दूसरा आवेश। हमने बताया है पिछली क्लास में कि जैसे कहीं पर वेक्टर F12 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पहले आवेश पर बल दूसरे आवेश के कारण, फोर्स एक्ट्स ऑन ए फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो इस प्रकार से देखिए वेक्टर F12 का मतलब पहले आवेश पर बल दूसरे आवेश के कारण। इसी प्रकार से एक Q3 और Q1 के बीच बल लगेगा, इस बल का हम रिप्रेजेंटेशन F13 से करेंगे। इस बल का रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं वेक्टर F13 से करेंगे। इसी प्रकार 4 और 1 के बीच लगेगा एक बल, तो इसको 1 वेक्टर F14 से लिखेंगे, इसको वेक्टर F15 से लिखेंगे, इसको वेक्टर F1 पर लग रहा है, n-वा कण लगा रहा है तो वेक्टर F1n से लिखेंगे। उम्मीद है ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बारे में लिखोगे माना कोई निकाय स्मॉल n कणों से, माना कोई निकाय स्मॉल n आवेशित कणों से, माना कोई निकाय स्मॉल n आवेशित कणों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरियां क्रमशः R21, R31, R41, R51 सो ऑन का मतलब डाटेड करके Rn1 है। उसके बाद फिर नई लाइन से क्या लिखोगे, ये तो फिगर के बारे में हो गया। इसके बाद नई लाइन से लिखोगे कि यदि कोई निकाय, क्या लिखोगे कि यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, अलग अलग आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए परिणामी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब इस भाषा को आप रिपीट करके लिख लेना वीडियो से। दोबारा हम फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं। यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो उसके किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अलग अलग आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे ही हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। आइए इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे किया जाएगा।
तो यहाँ देखिए हम पहले वाले कण पर सभी आवेशों के द्वारा लगाया गया बल निकालेंगे। तो पहले आवेश पर एक परिणामी रिजल्टेंट फोर्स मान लीजिए जो है, वो रिजल्टेंट फोर्स मान लीजिए पहले वाले कण पर क्या है, F1 है। कितना है, F1 है। अब वेक्टर इसलिए लगाएंगे क्योंकि बल एक सदिश राशि है। तो पहले वाले आवेशित कण पर जो बल लग रहा है उसका अगर हम रिप्रेजेंटेशन वेक्टर F1 से करें तो वेक्टर F1 ये किसके इक्वल टू होगा, ये देखिए एक बल, ये क्या है, ये तो रिजल्टेंट है, ये क्या है, तो ये जो रिजल्टेंट होता है ये इस पर लगाए गए अन्य आवेशित कणों द्वारा बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी वेक्टर F1 इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस वेक्टर F15 प्लस सो ऑन, कहाँ तक, n टर्म तक वेक्टर F1n। यानी बात को थोड़ा गहराई से समझना कि ये जो वेक्टर F1 है ये Q1 वाले आवेश पर सारे बलों का परिणामी लग रहा है। सारे बलों का परिणामी मतलब जो टोटल नेट है वो लग रहा है वेक्टर F1। अब ये किसके बराबर होगा, इन सबका, इन सारे बलों का अगर हम बीजगणितीय योग कर ले तो इस बीजगणितीय योग के बराबर होगा। आइए कूलाम के नियम के अनुसार इन बलों को फार्मूले की सहायता से तोड़ते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर F1 देखा जाए तो ये हो जाएगा वेक्टर F12 क्या है, पहले और दूसरे आवेश के बीच बल। तो पहले देखिए यहाँ पहले और दूसरे आवेश के बीच एक बल लगेगा, कितना बल लगेगा कूलाम के नियम के अनुसार 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो R के जगह पर R स्क्वायर करेंगे लेकिन सफिक्स में संख्याएं लगा लेंगे 21, तो R21 स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार वेक्टर F13 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q3, इसका पहला चार्ज Q1 हो गया, दूसरा क्या मान लो Q3 अपान R स्क्वायर करोगे लेकिन इसके सफिक्स में संख्याएं कौन सी लगाओगे, 31 लगाओगे। इसी प्रकार देखिए वेक्टर F14 क्या होगा, 1/4πε0 के इंटू Q1 Q4, ये 1 और 4 के बीच बल है, अपान R41 स्क्वायर। R स्क्वायर करोगे सफिक्स में 41 लगा है तो 41 लगा लोगे, प्लस तो हम 3 टर्म तक ही लिख रहे हैं। इस टर्म को अगर ना भी लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में हम सो ऑन करके लास्ट वाला टर्म लिख लेंगे, प्लस 1/4πε0 के Q1 और क्या Qn, यानी ये पहले और nवें कण के बीच का बल है, अपान में R स्क्वायर करोगे और सफिक्स में इसके संख्याएं क्या लगी हैं, n1 लगा है तो n1 लगा दोगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा हम फिगर रफ कर रहे हैं भाई, हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए हमको ये बार बार मिटाना पड़ता है। समय आएगा तो हम भी कभी बोर्ड बदल देंगे और तब ये दिक्कतियाँ हो सकता है सॉल्व हो जाएं। इसके लिए आप लोगों का हमारे पर थोड़ा समर्पण चाहिए। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए तथा सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। देखिए अब ये क्या बनेगा, वेक्टर F1 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, सफिक्स में क्या है, सफिक्स में 21। अब भाई यहाँ पर समझना, ये जो बल है ये सदिश रूप में लिखा है, क्यों, क्योंकि इस पर वेक्टर लगा है। यहाँ पर तुमको वेक्टर नहीं दिखाई देता होगा, ये दोनों आवेशों के बीच का केवल परिमाण है, ये दोनों आवेशों के बीच का केवल परिमाण है ये दोनों। तो इसमें दिशा प्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, इसके इंटू में R⁻21 लगाएंगे, इसके इंटू में R⁻21 लगाएंगे। इससे क्या होगा, इसका परिमाण क्या होगा भाई, हमने बताया है जिसके ऊपर कैप लग जाए वो एकांक सदिश होता है, उसका परिमाण 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 से मल्टीप्लाई करोगे इस मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर आते हैं इस वाले स्टेप पर, इसमें देखिए ये हो जाएगा 1/4πε0 के
इंटू Q1 Q3 अपान R31 स्क्वायर इंटू में क्या लगाएंगे R कैप 31, इसकी वैल्यू 1 होगी, मल्टीप्लाई करोगे यही रहेगा, प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q4 अपान में क्या है R41 स्क्वायर इंटू में क्या लगाएंगे R कैप 41। अब ये वेक्टर फॉर्म में आ रहे हैं, किस फॉर्म में आ रहे हैं, क्योंकि एकांक सदिश लगा है, तो ये सदिश लगा है तो ये परिमाण हो गया, ये सदिश परिमाण के साथ में सदिश है, तो ये पूरा सदिश रूप लिखा है बल का, प्लस जो आखिरी वाला टर्म होगा वो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Qn अपान R स्क्वायर N1 R स्क्वायर N1, और यहाँ पर क्या लगाएंगे R कैप N1 R कैप N1, R कैप की वैल्यू 1, जिस पर कैप लग जाए वो एकांक सदिश होता है। तो देखिए अब वेक्टर F1 इज इक्वल टू, थोड़ा एक बात और समझ लेना, हमने आपको बताया है पीछे कि ये जो R कैप होता है, ये क्या होता है, जो एकांक सदिश R कैप होता है, ये क्या होता है वेक्टर R बटे R। वेक्टर R का मतलब वेक्टर R में दोनों चीजें प्रेजेंट हैं, क्या क्या है, परिमाण भी है और दिशा भी है, जबकि केवल R में क्या है परिमाण है, परिमाण से परिमाण एक बार कटेगा तो वह सदिश जिसका परिमाण 1 होता है और दिशा प्रेजेंट होती है एकांक सदिश कहलाता है, इसे कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा वेक्टर F1 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 R स्क्वायर 21 और इस R कैप 21 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, R कैप को इस रूप में लिख सकते हैं, सफिक्स में जो अक्षर लिखे हैं वो अक्षर लिख देना। जैसे R कैप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर R अपान स्मॉल r कैप क्या होता है वेक्टर R अपान स्मॉल r, इसके सफिक्स में क्या लगा है 21, तो यहाँ भी लगा दो 21, यहाँ भी लगा दो 21, प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q3 अपान R31 स्क्वायर। अब देखिए R कैप 31 की जगह पर R कैप के स्थान पर क्या डालोगे वेक्टर R अपान स्मॉल r, और सफिक्स में 31 लगा है तो यहाँ भी 31 कर दो, यहाँ भी 31 कर दो, प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q4 अपान R स्क्वायर 41। अब यहाँ देखिए R कैप लिखा है, R कैप के स्थान पर वेक्टर R अपान स्मॉल r, सफिक्स में 41 लगा है 41, यहाँ पर 41, यहाँ पर प्लस 1, आखिरी टर्म क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Qn अपान R स्क्वायर N1, R कैप के स्थान पर वेक्टर R स्मॉल अपान स्मॉल r, सफिक्स में N1, सफिक्स में यहाँ भी N1, सफिक्स में ऊपर भी N1 कर देंगे और नीचे भी N1 कर देंगे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अब देखते हैं दोस्तों इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन क्या होगा, और इसके साथ साथ इसकी मल्टीप्लाई भी हो जाएगी। थोड़ा हम बता रहे हैं जैसे R स्क्वायर की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे R से, तो ये R स्क्वायर मतलब इसकी 2 पावर है, इसकी पावर 1 है, तो ये 2 और 1 की गुणा हो जाएगी, तो R की पावर 3 और सफिक्स में 21 हो जाएगा। ये R की पावर 2 1 3 सफिक्स में 31, ये भी R स्क्वायर और R की पावर 1 की गुणा, R की पावर 2 1 3 सफिक्स में 4 है। मल्टीप्लाई में एल्जेब्रिक मल्टीप्लाई में जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती है। तो अगला पद हमारा देखिए क्या होगा वेक्टर F1 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इसकी R की मल्टीप्लाई करेंगे, R की घात 3 हो जाएगा, सफिक्स में क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और इंटू में क्या है वेक्टर R 21 प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, R की पावर 3 हो जाएगा, सफिक्स में क्या है 31 है, वेक्टर क्या है इसकी तो मल्टीप्लाई हो गई, लेकिन ये वाला पद तो लिखोगे, तो वेक्टर R 31 प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q4, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो R स्क्वायर
माफ कीजिएगा आर क्यूब 3 आर क्यूब हो जाएगा 2 पावर 1 पावर 3 पावर सफिक्स में 4 1 और वेक्टर आर 4 1 प्लस सो ऑन लास्ट वाला टर्म क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Qn अपान आर क्यूब आर स्क्वायर आर की मल्टीप्लाई आर क्यूब सफिक्स में n1 सफिक्स में n1 वेक्टर क्या है Rn1। तो इस प्रकार से उम्मीद है ये टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ा टॉपिक कठिन है, अगर एक बार वो स्लाइड ना समझ में आए तो इसको वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना और उम्मीद है समझ में आ जाएगा। थोड़ा वेक्टर से रिलेटेड है तो हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो आप लोगों को। आइए आगे का पद बताते हैं। अब देखिए ये वेक्टर F1 इक्वल टू ये क्या है, ये पहले वाले आवेश पर रिजल्टेंट बल निकल रहा है। इनमें देखिए कॉमन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सम में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हर पद में हमको कॉमन मिल रहा है। Q1 भी सम में है Q1 भी सम में है, तो जो सम में कॉमन है वो ले लो। तो यहाँ पर सब में कॉमन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 कॉमन है। बचेगा क्या, देखिए क्या बचेगा, यहाँ बचेगा Q2 अपान में R31 स्क्वायर इंटू वेक्टर R31 इंटू वेक्टर R, तो आप कीजिएगा यहाँ बचेगा Q2 अपान में R स्क्वायर 21, यहाँ भी वेक्टर R21 प्लस इसमें क्या बचेगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो गया, Q1 भी कॉमन हो गया, तो क्या बचा Q3 बचा, क्या बचा Q3 बचा अपान में R क्यूब 31 बचा, R क्यूब 31 बचा और वेक्टर में क्या बचा, वेक्टर हमारा क्या बचा वेक्टर R31 बचा प्लस ये कॉमन हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1, तो बचा क्या Q4 बचा अपान में R क्यूब 41 बचा और वेक्टर क्या है वेक्टर R41 प्लस सो ऑन जो लास्ट टर्म होगा उसमें ये तो कॉमन हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q1 भी कॉमन हो गया, तो क्या बचा Qn बचा प्लस Qn बचा अपान में R क्यूब N1 बचा और वेक्टर Rn1। इस प्रकार से हमने ये कॉमन ले लिया है। अगला पद देखते हैं इसका क्या बनेगा। देखिए अब इन पदों को जोड़ने के लिए एक ग्रीक भाषा का अक्षर सिग्मा आता है। एक ग्रीक भाषा का अक्षर क्या चलता है सिग्मा। हाई स्कूल में पढ़ा होगा सांख्यिकी के अंतर्गत जब बारंबारता का योग करते थे तो बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी को एफ लिखते थे, तो बारंबारता एफ का योग जो होता है वो सिग्मा एफ लिखते थे। तो सिग्मा एफ क्या था पदों का योग का मतलब सिग्मा जो है ये योग को प्रदर्शित करता है। या कभी कभी एफ और एक्स की गुणा करके उसका योग करते थे तो उसको हम क्या जोड़ को लिखते थे सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा क्या करता है जोड़ को प्रदर्शित करता है, प्लस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से इसको जब हम जोड़ेंगे तो इस अक्षर सिग्मा का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर जोड़ के लिए थोड़ा बेसिक समझ लेना, हम इसको डायरेक्ट लिखने सिग्मा Q के सफिक्स में I वेक्टर R सफिक्स में 2 सफिक्स में I इंटू 1, क्योंकि 1 सम में है 1 1 1 R के बाद वाला अक्षर जो है यहाँ पर 1 सम में चल रहा है। 1 क्या हो रहा है 1 सम में चल रहा है। जैसे देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। अपान में तो क्यू आर हो गया यहाँ पर। अपान में क्या करेंगे आर स्क्वायर। अब इसमें बाद वाली संख्या 1 चल रही है तो 1 को 1 ही लिखेंगे। पहले वाली संख्या 2 3 4 n है, इसके स्थान पर n कर लेंगे। और सिग्मा में क्या करेंगे देखिए यहाँ जो सिग्मा है इसके नीचे लिखेंगे i इक्वल टू 2 और ऊपर लिखेंगे n। इसका मतलब ये हुआ सिग्मा इन सभी पदों का योग है
जिसमें आई एक काल्पनिक संख्या है, सिग्मा इन सभी पदों का योग है जिसमें आई एक काल्पनिक संख्या है जिसका मान 2 से बढ़कर n तक बढ़ेगा, जिसका मान i बराबर 2 से स्टार्ट होगा और n तक बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हमें ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला प्राप्त हो गया। अगर हम इसको ओपन करें, थोड़ा ओपन करके बता दें, तो देखिए यही वाला टर्म हमको पुनः प्राप्त हो जाता है। कैसे करेंगे ओपन, देखिए जैसे वेक्टर F1 1/4πε0 के इंटू Q1। अब यहाँ देखना सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, जैसे आई का मान हम सर्वप्रथम क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, तो ये क्या बनेगा Q2 वेक्टर आर आई के प्लेस पर 2 इंटू 1/r² n1 प्लस सिग्मा का मतलब प्लस लगाएंगे, सिग्मा का मतलब प्लस लगाएंगे, आई का अगला मान डालने के लिए सिग्मा का मतलब प्लस लगाएंगे। तो अब आई का मान हम यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर 2 डाल चुके हैं। अब आई का जब अगला मान डालेंगे तो आई का अगला मान हम क्या डालेंगे, 2 तो डाल चुके हैं, आई का अगला मान 3 डालेंगे। तो Q सफिक्स में आई है, आई के जगह पर 3 वेक्टर आर आई के स्थान पर 3 1r²। माफ कीजिएगा, यहाँ आई होगा, यहाँ क्या होगा, आई होगा, तो आई के जगह पर क्या हो जाएगा, पहले हमने 2 पुट कर चुके हैं, तो अब यहाँ हम क्या डालेंगे 3, तो 3 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या चल रहा है, क्यूब चल रहा है। थोड़ा भाई गलत हो गया, यहाँ पर क्यूब चल रहा था, क्या चल रहा था, आर का क्यूब चल रहा था। इस वाले टर्म में भी ये मिस हो गया हमसे, इस वाले टर्म में भी सही कर लेना। ये क्या है, 3 चल रहा है, पावर आर की कितनी चल रही है, 3 चल रही है पान में, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगी पावर, और यहाँ पर भी क्या पावर हो जाएगी, 3 हो जाएगी। प्लस सिग्मा का अगला मान डालने के लिए, सिग्मा का अगला मान हम क्या लेंगे, 2 डाल चुके हैं, 3 माफ कीजिएगा। आई का अगला मान डालने के लिए, आई का अगला मान डालने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्यू आई का अगला मान हम 4 डालेंगे, वेक्टर आर 4 1 अपान में r³ आई के जगह पर 4 इंटू 1। तो देखिए हमको वही सारे टर्म प्राप्त होने लगे। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। उम्मीद है हमारा क्लास जो आज हमने पढ़ाया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को 2 बार देख लेना और आप लोगों के समझ में आ जाएगा। हमारे वीडियो को देखकर कमेंट में बताना कि ये क्लास हमारा कैसा लगा।